Hello students of Standard 9. How are you all? I hope you all will be fine. I am your Deepak sir, Social Studies teacher. Welcome you all in GAVM YouTube classes, and I am going to teach you history. First lesson, the French Revolution. So pay attention and watch this video and learn and study. Use your time at home. So बच्चों, आप लोग को हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाएंगे. फर्स्ट चैप्टर है, जैसा आप हिस्ट्री में आपके पास अगर बुक है तो आप लोग देख सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी आप देख सकते हैं. सो फर्स्ट चैप्टर का नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन. सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के माइंड में ये राइज होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो चैप्टर है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर हम क्यों पढ़े? ये तो फ्रांस का रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच का मतलब फ्रांस में हुआ. तो बच्चों, बहुत इसके पीछे मेन रीजन है क्योंकि सबसे पहले कि हम लोग एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं और ग्लोबल वर्ल्ड में सारे वर्ल्ड्स इंटरलिंक हैं. इसीलिए जो भी एक इंसिडेंट कहीं होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे कंट्रीज पर भी पड़ता है. तो इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसका इफेक्ट इंडिया में पड़ा. इसके बारे में हम आपको बाद बताएंगे, और तो इसीलिए इसके बारे में पढ़ना जो है जरूरी है. तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो टॉपिक है, इसके नेम से आप लोगों को क्लियर है कि रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ, इसलिए इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं. ये रिवॉल्यूशन का जो है, जो फर्स्ट चैप्टर का शुरू होता है, इस लाइन से शुरू होता है कि on morning 14 July 1789 city of Paris was in alarm. तो यानी कि 14 जुलाई को 1789 को पेरिस जो फ्रांस में है, ये सिटी एक सजग हो गया या एक अलार्म में था. तो क्वेश्चन उठता है कि कोई सिटी अलार्म क्यों होगा? अचानक से कहीं पर एक लोग के अंदर एक अचानक से एक अपने आप में सतर्क क्यों होंगे? उसके पीछे जरूर कुछ घटना होगा. तो ये सारी घटना के बारे में ही ये चैप्टर है. तो फर्स्ट लाइन, जो पहला जो इंसिडेंट, जो मुख्य इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं. उसके बाद इस क्यों हुआ इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. इस 14 जुलाई 1789 को मॉर्निंग में सिटी अलार्म में था क्योंकि राजा जो है उसके ने ऑर्डर किया था आर्मी को पेरिस में जो है मूव करने के लिए. और लोगों के बीच जब आर्मी सेना जो किंग का आर्मी जब अंदर इंटर किया तो लोगों के पीछे अफवाह फैला या ये रिमर स्प्रेड हुआ कि सून जो है किंग ऑर्डर करेगा कि लोगों के ऊपर फायर करे. और इससे लोग जो है डर गए, और डरने के बाद जो शहर के जो 7,000 मैन लोग थे और वुमेन लोग थे, ये लोगों ने एक मिलिशिया फॉर्म किया. मिलिशिया मतलब एक विद्रोह करने के तरह का गुट, जो राजा या शासन जो होता है, जो उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसके विरुद्ध जब कुछ लोग एकजुट हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं और विरोध करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिलिशिया. तो ऐसे मिलिशिया फॉर्म किया और वो लोगों ने क्या किया, विरोध करने के रूप में वो लोगों ने 7,000 मैन और वुमेन लोगों ने मिलकर क्या किया, कई सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना शुरू कर दिया. और वो लोगों ने कई सारे बिल्डिंग्स पर अटैक करके उसको तोड़ दिया और कई जगह लूट लिया. और ये सब हुआ क्यों हुआ? क्योंकि एक र्यूमर स्प्रेड हुआ. तो बच्चों, तो जैसा 7,000 लोगों ने मिलिशिया फॉर्म किया, इसके बाद इसमें से कुछ लोग ईस्ट साइड मूव कर गए. जैसे आप जो देख सकते हैं, कभी जब भगदड़ होता है राजा के या कहीं पर, आप लोग देख सकते हैं जब विरोध होता है गवर्नमेंट का, तो ऐसे टाइम में अलग अलग गुट के लोग अलग अलग साइड जाते हैं. तो ऐसे ही ये 7,000 लोग जो थे, ये अलग अलग इलाके तरफ जाके गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट का प्रेजेंट करता था, ऐसे जो भी गवर्नमेंट का बिल्डिंग्स था, चाहे स्टेशन रहा हो या कोई किला रहा हो, ऐसे लोगों पर क्या किया, लोगों ने जो है अटैक करना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू किया. और तोड़ते हुए कुछ लोग, सेवरल मैन लोग जो है मूव कर दिया ईस्ट साइड में. और ये लोगों ने एक वेस्टाइल फोर्ट्रेस था, ये उस समय के का सबसे इंपॉर्टेंट फोर्ट्रेस था जो पेरिस में था. और इस पर अटैक करके, ये एक किला था जहां पर जो है आर्म्स वगैरह रहता था गवर्नमेंट का, और वहां का किंग का आर्म्स वगैरह रहता था, उस पर अटैक करके, और इसमें कुछ प्रिजनर्स भी थे,
वो जिनका नंबर ओनली 7 बताया जाता है, और ये 7 प्रिजनर्स थे। तो वेस्टाइल के लोगों ने अटैक कर दिया, क्या किया, उसको तोड़ दिया, उसको पूरा, और इसमें से जो 7 प्रिजनर्स थे उनको छुड़ा लिया, उसके गार्ड्स वगैरह को, उसके जो 2-3 कुछ सिपाही थे उनको मार डाला, और मारने के बाद जो है यहाँ से लोगों को रिलीज छुड़ा लिया, और इसको तोड़ करके इस फोर्ट्रेस को तोड़ने वाले से जो रिमेन्स थे इसको लोगों ने, इतना इंपॉर्टेंट था कि इसको तोड़ने के बाद इसके जो टुकड़े थे, इसके जो ब्रिक्स वगैरह थे, उसको मार्केट में बिकना भी शुरू हो गया। तो ये जो टोटल इंसिडेंट था, इससे ऐसा दिखता है कि कुछ ऐसा घटना हुआ, कुछ ऐसा बात हुआ फ्रांस में, पेरिस में, जिसके कारण से ये सारा इंसिडेंट हुआ। क्योंकि कोई भी सिटीजन अपने कंट्री पर, अपने कंट्री के किंग पर ये जो भी उसका जो सिंबॉलिक था, इस पर इतना ज्यादा गुस्सा या हेटर्डनेस तभी हो सकता है जब वो कुछ ऐसा, उसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड कुछ घटना हुआ हो। तो ये जो जस्ट जो रिवॉल्यूशन का जो पार्ट था, इसके पीछे हिस्टोरियंस का कहना है, इसके पीछे कई सारे इंसिडेंट जो हुआ इन ऑर्डर में हुआ, जिनके इफेक्ट में लास्ट में जो है ये घटना हुआ। तो और लोगों का जो है, लोगों के अंदर जो हेटर्डनेस था वो सामने लोग आया और लोगों ने रिवोल्ट किया। तो ये जो घटना पूरे हुआ कि लोगों ने जो है अचानक से जो है सेना, आर्मी जो है पेरिस में इंटर करने के लिए ऑर्डर था किंग, उसके बाद लोग जो है अटैक करते हैं गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स पर, तोड़ते हैं वेस्टाइल को, प्रिजनर्स छुड़ा लेते हैं, जो प्रिजनर किंग के विरोध करने के कारण प्रिजनर उनको छुड़ा लेते हैं, यहाँ तक कि गार्ड्स को मार डालते हैं, और उनके जो अमीर था उनका जो आर्म्स था उसको लूट लेते हैं। ये सब जो है इसके पीछे जो होने वाली घटना था, या बहुत सारा जो डिटेल्स था, वो हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और इस घटना के बाद आगे जाके आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आगे जाकर के जो है लोग का विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि खुद उस किंग को जो है पकड़ा गया और उसको एक्सक्यूट कर दिया गया, उसकी वाइफ को बाद में एक्सक्यूट कर दिया गया। इस तरह बहुत सारे रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्यूशन का इस इंसिडेंट के बाद 14 जुलाई 1789 के बाद जो है और भी बहुत सारे रिवॉल्यूशन का घटना फ्रांस में हुआ। तो आगे के चैप्टर्स को ही पूरे घटना के बारे में पढ़ेंगे और उसकी खोज के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा मैंने कहा था कि जो रिवॉल्यूशन हुआ था या जो रिवॉल्ट हुआ था, उस रिवॉल्ट से पहले कई सारी घटना हुआ था, तो उन घटनाओं के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो घटना हुआ था 14 जुलाई 1789 को, वो एक रिवॉल्यूशन का बिगिनिंग था फ्रांस में। उसके पहले के बारे में कुछ जान लेंगे। सबसे पहले आप जान लें 1774 में लुइस 16 नाम का पर्सन जो है, जो बर्बन फैमिली का था, वो फ्रांस का किंग बना। यानी कि तो 1774 से पहले जो किंग था उनका नाम था लुइस 15। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि लुइस 16 क्या होता है? लुइस हो सकता है नाम हो, लेकिन 16 क्या होगा? तो पहले के टाइम में अगर कोई पर्सन किंग बनता था, तो अगर उनके दादा या पिता कोई ऐसे होते थे जो बहुत महान राजा होते थे, तो उनके ही नाम को लोग कंटिन्यू करते थे और उसमें नंबर ऐड कर दिया जाता था, ताकि लोगों के माइंड में वो इफेक्ट बना रहे, क्योंकि लोग उस पर्टिकुलर राजा के प्रति एक रिस्पेक्ट रखते थे। तो इसी तरह से जो है रखा जाता था। तो इस तरह से लुइस 16 जो है एक राजा बना जो बर्बन फैमिली का था, और जब वो किंग बना तो वो जो था 20 इयर्स ओल्ड था, ठीक है, तो 20 साल का था, ओनली 20 इयर्स का जब वो किंग बना। और उनका जो शादी हुआ था मैरिडी एंटिनोट नाम की प्रिंसेस से हुआ था, जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। और जब वो गद्दी पर बैठे, वो यानी कि किंग बने, तो उन्होंने पाया कि फ्रांस का ट्रेजर जो था खाली था, यानी उनका खजाना खाली था, पैसे का दिक्कत था फ्रांस में। और ये खाली क्यों था? जब वो किंग बने, जब गद्दी पर बैठे, तो उनका ट्रेजर यानी कि खजाना जो है खाली मिला उनको सबसे बड़ा जो है, कोई जब राजा बनता है तो सोचता है बड़े ऐश से रहेंगे, हमारा और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो, जब वो बैठे तो उनको सबसे पहले परेशानी का सामना करना पड़ा, वो था उनका ट्रेजरी ही एम्प्टी था। तो ये एम्प्टी क्यों था? उसके पीछे था फ्रांस का और ब्रिटेन का लड़ाई, 7 इयर्स ऑफ वॉर, और कई सारे उधर वॉर्स वगैरह हुए थे, जिसकी वजह से उनका ट्रेजरी खाली था।
दूसरा कारण था कि चूंकि फ्रांस ब्रिटेन का एनिमी था और उस टाइम में कॉलोनियल पीरियड था, लोग कॉलोनीज बनाना चाहते थे, तो ब्रिटेन का एक कॉलोनी था अमेरिका, और जिस कंट्री के पास जितने ज्यादा कॉलोनीज होते थे वो कंट्री उतना ज्यादा अमीर होता था, क्योंकि उस कॉलोनी से वो टैक्स वसूल करके और ट्रेड करके वो काफी पैसा कमाते थे। तो अगर कोई व्यक्ति किंग या कोई कंट्री किसी को गरीब करना चाहता था, पुअर करना चाहता था, वीक करना चाहता था, तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे, उस देश के कॉलोनीज को वो लोग क्या करते थे, इंडिपेंडेंस करना चाहते थे या उसको अपने कब्जे में लेते थे। तो ऐसे टाइम में फ्रांस के पास ये लगा कि ब्रिटेन को अगर वीक करना है तो वीक करने का सबसे अच्छा तरीका है जो उसका कॉलोनीज अमेरिका में है, यानी अमेरिका भी क्या था उस समय ब्रिटेन का गुलाम था, स्लेवरी में था, और वहां पर 13 कॉलोनीज थे। तो ये जो 13 कॉलोनीज जो अमेरिका में थे ब्रिटेन के, उन कॉलोनीज को फ्रांस ने सोचा अगर हम उसको इंडिपेंडेंस कर देते हैं, इंडिपेंडेंस करने में हेल्प कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम में अमेरिका में स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए। तो फ्रांस ने सोचा कि अगर हम उसको इंडिपेंडेंस कर देते हैं तो इससे ब्रिटेन वीक हो जाएगा और हम जो है पावरफुल बन जाएंगे, यानी कि ब्रिटेन को वीक करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए उसने क्या किया, इस कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस होने में मदद किया, और इसको मदद करने में उसको करीब करीब 1 बिलियन लीवर का जो खर्च हुआ। उस टाइम का करेंसी होता था लीवर, जो फ्रांस में यूज किया जाता था। और तो ये जो लीवर यूज किया 1 बिलियन लीवर, ये इसने क्या किया, उधार लेके किया, किंग ने कर्ज में लेकर के किया था, यानी कि लुइस 16 से पहले किया गया था ये। तो उधार लेकर के और जो इंडिपेंडेंस करने में मदद किया 1 बिलियन, ये ब्याज पर लिया हुआ था, इंटरेस्ट पर पैसा लिया हुआ था, और लुइस 16 के समय तक आते आते 2 बिलियन लीवर हो गया। और इस 2 बिलियन लीवर को चुकाने में ही क्या हो गया, ये लुइस 16 का इकोनॉमिकल कंडीशन जो है, या उसका ट्रेजरी जो है एम्प्टी हो रहा था, और उसका पैसे भी नहीं थे, तो समझ गए, उसको ट्रेजरी खाली मिला क्योंकि लड़ाई में हुआ था, में जो उन्होंने जो ब्रिटेन से वॉर के कारण जो है उनका ट्रेजरी जो है खाली हो गया था। दूसरा, अमेरिका को इंडिपेंडेंस के करने का उनका खर्च भी बढ़ गया था 2 बिलियन लीवर। इसके अलावा जो नॉर्मल या जो उनका जो नॉर्मल जो खर्च होता है हर एक इनकम का, जैसे कोर्ट यार्ड का खर्च हुआ, पुलिस आर्मी मेंटेनेंस का खर्च हुआ, ये सब नॉर्मल खर्च भी वहां का था। तो इस तरह से जब लुइस 16 जो है एक कह सकते हैं एक बहुत ही भागा व्यक्ति या भागा किंग में से था, जिसको लकी किंग में से था, जिसने जब गद्दी पर बैठा तो उसका जो है उसको सबसे बैठते ही उसको प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ा, जो था सबसे पहला इकोनॉमिकल क्राइसिस का। और जब कोई कंट्री के पास इकोनॉमी ही वीक हो तो वो आगे वो कंप्लीटली सभी एरियाज में वो वीक पड़ जाता है। जब वो इकोनॉमिकली वीक था तो लुइस 16 ने सोचा इस पैसे को हम कैसे ले। तो आप जानते होंगे पुराने टाइम में जो भी किंग पैसा लेते थे या जो उनके पास इनकम का जो मुख्य सोर्स होता था, वन इंपॉर्टेंट टैक्स सोर्स होता था, वो होता था टैक्स, यानी कि रेवेन्यू। टैक्स लेते थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे वही किंग का सोर्स होता है। आप आज हम लोग क्या भी देखते हैं, हमारे भी कंट्री में क्या होता है, हम लोग टैक्स पे करते हैं, कुछ टैक्स डायरेक्ट पे होता है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो टैक्स बेसिकली 2 टाइप से पे करते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट क्या होता है, इनकम में होता है, यानी कि इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट क्या होता है, हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे हो गया फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गया, पीटीसी पर। तो ये 2 टाइप का टैक्स जो होता है किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी किंग के लिए उस टाइम में और आज भी जो है इनकम का सोर्स होता था। तो लुइस 16 के टाइम में जो है ये लोगों ने सोचा कि इस कर्ज को या इकोनॉमिकल क्राइसिस को अगर खत्म करना है तो जो टैक्स हम लेते हैं, जो उस समय ऑलरेडी था, उसको और ज्यादा इंक्रीज किया जाए, और जो ऑब्जेक्ट्स टैक्स के अंदर में नहीं है उनको भी टैक्स में लगाया, उन पर भी टैक्स लगाया जाए। तो उस समय में आज जैसे टैक्स लगाना हो, टैक्स बढ़ाना हो, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है और उसमें जो है बिल पास होता है, उसके बाद जो है टैक्स वगैरह इंक्रीज किया जाता है। तो ऐसे ही उस टाइम में जो था, क्योंकि वो मोनार्की सिस्टम था, मोनार्की में राजा ही पावरफुल होता है, मगर फ्रांस में क्या था कि जो है टैक्स लगाने का थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट था। मोनार्की गवर्नमेंट होते हुए भी वहां पर जो है थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम था, जो हम लोग देखेंगे। सो
टैक्स जब जो भी किंग का जो टैक्स का सिस्टम होता था कि राजा को अगर टैक्स लगाना है फ्रांस में, तो उस टाइम में क्या होता था, दो टैक्स जैसा होता था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो अगर राजा को टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी देख चुके कि फ्रांस इकोनॉमिकल क्राइसिस था, तो ऐसे इस टाइम एक ही सॉल्यूशन था, टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाए। तो फ्रांस में उस समय टैक्स का क्या सिस्टम था, तो सबसे पहले आप जान लें कि फ्रांस में 1789 जब वेस्टाइल पर अटैक हुआ, जो पेरिस में र्यूमर होने के बाद रिवोल्ट हुआ, उस समय के टाइम के पहले के टाइम को ओल्ड रिजाइम बोलते हैं, ओल्ड रिजाइम। तो बात समझ आइए कि सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन बिफोर 1789 इन फ्रांस इज कॉल्ड ओल्ड रिजाइम। तो ओल्ड रिजाइम से तात्पर्य हो गया, यानी मतलब हो गया कि फ्रांस का सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन जो है 1789 से पहले का। तो उस टाइम में क्या था कि अगर राजा को कोई टैक्स इंट्रोड्यूस करना है या टैक्स बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो उसको जो है 3 स्टेट्स होते थे फ्रांस में, और उस 3 स्टेट्स का वोट लेना पड़ता था, उसमें मेजोरिटी लेना पड़ता था, तब वो टैक्स जो है बढ़ा सकता था। तो 1789 से पहले क्या होता था, अगर किसी को टैक्स बढ़ाना है, टैक्स लगाना है, तो वो तीनों स्टेट्स के, फर्स्ट स्टेट के, सेकेंड स्टेट के, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है बुलाता था और टैक्स लगाता था। तो पहले हम लोग जो है पहले समझ लें कि स्टेट्स क्या होता है, तो उसके बाद फिर आगे हम लोग जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रांस में जो है सोसाइटी जो था स्टेट से बटा हुआ था। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इंडियन सोसाइटी जो है, अपने सोसाइटी जो है था वर्ग के आधार पर कैटेगरी से बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अंडर वैश्य, शूद्र। तो इस तरह से होता था। लेकिन उसी तरह से फ्रांस में उस टाइम में जो था सोसाइटी जो है बेसिकली 3 डिवीजन में था। फर्स्ट जो था वो था क्लेर्जी का, यानी कि फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लेर्जी। तो आप सोचेंगे क्लेर्जी क्या होता है? क्लेर्जी का मतलब वो लोग जो चर्च में काम करते थे, चर्च के प्रीस्ट होते थे, ऐसे लोग को क्लेर्जी बोला जाता था। दूसरे जो होते थे वो होते थे नोबलिटी, यानी नोबल्स लोग, जो उसमें क्या जो है किंग से रिलेटेड होते थे, किंग नोबल होते थे। और थर्ड जो होते थे वो होते थे जो है थर्ड स्टेट जो होते थे वो बिग बिजनेसमैन लोग होते थे, यानी व्यापारी लोग, बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे, ऑफिशियल होते थे, कोर्ट में काम करने वाले क्लर्क ऑफिशियल लोग होते थे, कोर्ट के दरबारी लोग होते थे, ये सब होते थे। उसके अलावा पीजेंट्स होते थे, किसान लोग होते थे, और आर्टिशियन होते थे, कोई कलाकार हो गया, मूर्ति बनाने वाला, कोई डिजाइन करने वाला, ये लोग होते थे। और जो है छोटे मोटे लेबर लोग, छोटे मोटे किसान लोग, किसान खेत में जो है लेबर का काम करने वाले नौकर लोग, ये सब लोग होते थे थर्ड स्टेट में होते थे। तो स्टेट्स 3 डिवीजन में था। उसके अलावा जो थर्ड स्टेट था वो खुद एक 3 डिवीजन में था। फर्स्ट था बड़े बड़े व्यापारी लोग का, सेकेंड था पीजेंट्स लोग का, और थर्ड था जो है एकदम लोअर क्लास के लोग, जो गरीब लोग होते हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, नौकर लोग होते हैं। तो फ्रांस में जो ये 3 स्टेट था, उसमें से फर्स्ट स्टेट क्लेर्जी, यानी कि चर्च करने में काम करने वाले लोगों को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। उन लोगों को फ्रीडम था टैक्स से, उन लोगों को कोई टैक्स पे नहीं करना राजा को, क्योंकि वो जो है रिलीजियस लीडर लोग हैं, वो चर्च के पादरी लोग हैं, तो वो लोगों को कोई टैक्स उनको पे नहीं करना है। इसके बदले वो लोग जो है खुद एक टैक्स लेते थे, जिसको बोलते थे टाइथ। टाइथ क्या होता था? टाइथ मींस होता था 1/10, यानी कि अगर कोई 100 रुपए कमा रहा तो उसका 10 रुपया उसको जो है क्लेर्जी लोग को देना है। एक्चुअली ये रिलीजियस था, लेकिन ये लोग ने रिलीजन में ऐसा था कि क्रिश्चियनिटी में कि टैक्स जो है लोग खुशी से 10th भाग देते थे। लेकिन ये लोगों ने क्या किया इस टाइम में, क्योंकि क्लेर्जी लोग का, चर्च लोग का सोसाइटी में बहुत ज्यादा कंट्रोल था, ये लोगों ने इसको एक रिगिड लॉ बना दिया कि 10th पार्ट देना ही पड़ेगा, और वो उल्टा इन लोगों को भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे करना है। ये लोग उल्टा टैक्स लेते थे कॉमन पीपल लोग से। सेकेंड क्लास के लोग जो होते थे नोबल लोग, ये नोबल लोग कौन लोग होते थे? उस समय के सोसाइटी के जो है पॉपुलेशन के बहुत ही ज्यादा, तो इनका नंबर कम था, काफी कम था, मगर जो है ये लोग सिर्फ 10 से भी लेस परसेंट थे, मगर पूरे कंट्री का 60% लैंड
60% लैंड जो होता था इन्हीं का होता था, यानी कि बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे, लोग बहुत बड़े बड़े लैंड्स होते थे इनके, और ये लोग भी गवर्नमेंट को कोई टैक्स, यानी कि किंग को कोई टैक्स नहीं देते थे। ये लोग जो है गवर्नमेंट से जो है कई क्लोज रहते थे। ये लोग गवर्नमेंट को भी यहाँ तक लोग, जैसे कि हम बता चुके जो है कि लुईस जो है जब अमेरिका को आजाद करने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, जब ब्रिटेन के विरोध में अमेरिका को जब हेल्प किया गया फ्रांस के द्वारा, तो लोगों ने लॉ लिया था 1 बिलियन लीवर। ये भी वो लोगों ने नोबल लोगों से ही लिया था, यानी कि नोबल लोग जो है सोसाइटी में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते थे, और ये लोग पूरे कंट्री में 60% लैंड जो है ओन करते थे, 60% लैंड। और ये लोग अपने लैंड्स को ये गरीब किसान लोग को दे देते थे कि खेती करो, और उसमें से ज्यादातर पार्ट जो है वो ले लेते थे। 90% करीब जो है जो भी उपज होता था उसका ले लेते थे, 10% से खेती करने वाले लोग लेते थे। ये लोग अभी जो था दो प्रिविलेज था। पहला, ये लोग जो है कोई राजा को टैक्स नहीं लेंगे, और उल्टा ये लोगों को क्या होता था, ये लैंड गरीब लोगों को देते थे काम करने के लिए, और उसका 90% ऊपर ले लेते थे, यानी कि ये लोगों को जो है बर्थ प्रिविलेज मिलता था। इसके बाद जो आता है थर्ड स्टेट के लोग। ये थर्ड स्टेट के लोग जो होते थे फ्रांस में, यही लोग वो लोग थे जो टैक्स देते थे। बाकी जो है ये दो लोग को टैक्स देने से एक्सेप्शन था, ये लोगों को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। थर्ड स्टेट के लोग में बिजनेसमैन हो या बड़े किसान लोग हो या मर्चेंट लोग हो, कोर्ट में काम करने वाले लोग हो, कोई कलर हो, ये लोग या किसान हो, आर्टिशियन लोग हो या लेबर हो, मजदूर हो, ये लोग को टैक्स देना पड़ता था। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि फ्रांस का 90% पॉपुलेशन जो था ऐसे ही लोगों का था, और ये लोग ही सिर्फ टैक्स देते थे। बाकी जो 10% लोग जिनके पास जो है 60% लैंड होता था, ये लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन ये जो बड़े आबादी है जिनके पास ये बड़े 90% पॉपुलेशन और ओनली 40% लैंड था, ये लोग को ही टैक्स देना पड़ता था, और ये लोगों को कोई प्रिविलेजेस नहीं था। और इसके अलावा इनको जो है सोसाइटी का सबसे थर्ड स्टेट में रखा गया था, इसलिए तो वहां पर लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन था। और जब फ्रांस में जब भी कोई टैक्स इंक्रीमेंट किया जाता था या इंट्रोड्यूस किया जाता था, तो ऐसे टाइम में ये तीनों स्टेट्स के, फर्स्ट स्टेट के, सेकेंड स्टेट के और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स लोग जाते थे, और उनका एक वोटिंग होता था। उसमें से सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव होते थे, पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन के आधार पर वोटिंग नहीं होता था। उस पर भी ईच स्टेट का केवल 1 वोट होता था, 1% का वोट नहीं होता था, यानी कि फर्स्ट स्टेट 1 वोट पे करेगा, सेकेंड स्टेट 1 वोट पे करेगा, और थर्ड स्टेट 1 वोट पे करेगा, ओनली 3 वोट्स। और ये 3 वोट अगर मिल जाता था या 3 में से 2 भी वोट मिल गया, तो किंग जो है टैक्स इंट्रोड्यूस कर सकता था या टैक्स इंक्रीज कर सकता था। तो जब लुईस 16 से पहले जब भी टैक्स के लिए बुलाया जाता था, ये तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता था, और बुलाने के बाद उनका वोटिंग होता था। और आप जान ही होंगे कि ये फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को टैक्स को पे करना ही नहीं था, तो ये नेचुरल था कि ये दोनों किंग के सपोर्ट में ही वोट देते थे, तो किंग ये दोनों को प्रिविलेजेस देता था। और इस तरह से थर्ड स्टेट का वोट नहीं भी देने पर इस वोट का कोई वैल्यू नहीं होता था, और उनको टैक्स देना पड़ता था। तो अभी तक फ्रांस में क्या होता था कि लोगों का एजुकेशन सिस्टम, माइंड, ज्ञान इसमें इतना डेवलप नहीं था, तो उस टाइम में लोग किंग के प्रति बहुत ज्यादा भक्ति रखते थे। 1789 से पहले जो है बहुत ज्यादा लॉयल रहते थे लोग, इसीलिए लोग विरोध नहीं करते थे। लेकिन अभी के टाइम में जैसे जैसे न्यू ऑल्ड रिजाइन के बाद जब लुईस 16 गद्दी पर बैठा, इस टाइम तक फ्रांस का सोसाइटी, फ्रांस का सोच और एजुकेशनल सिस्टम या लोगों का माइंड सेट जो है कंप्लीटली डेवलप हो चुका था। लोग नई तरीके से लोगों को चीजों को देखने लगे थे, और अब नेचुरल था लोगों ने इस सिस्टम के विरोध में आवाज उठाने लगा, और प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होगा। तो बच्चों एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जब फ्रांस में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, जब लुईस 16 गद्दी पर बैठा, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम फेस किया, तो उसने पुराना सिस्टम को रिपीट करना चाहा, जो उसके पहले किया जाता था कि जो है टैक्स बढ़ाया जाए और नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाए न्यू ऑब्जेक्ट्स पर, यानी कि खाने पीने की चीज हो या कपड़ा हो या कोई भी ऐसा चीज हो। तो ऐसे टाइम में वो लोगों ने पुराना सिस्टम जो था कि तीनों स्टेट्स के एक रिप्रेजेंटेटिव को या रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते थे, उनका ईच का 1 वोट होता था, और जब 3 वोट में से 1 वोट मिल जाता था तो
किंग जो है वोट टैक्स इंट्रोड्यूस करता था। लेकिन जो है जब लुईस 16 गद्दी पर बैठा और उस समय तक पूरे कंट्री का जो कंडीशन, एजुकेशनल सिस्टम और फिलोसफर लोग का आइडिया, ये सब पूरे कंट्री में था, लोगों का सोच बदल रहा था। और जो थर्ड स्टेट था वो लोगों ने क्या किया, अब उनका जो है सोचने का थिंकिंग बढ़ गया। अब वो लोग किंग के प्रति जो पहले आंख बंद करके जो विश्वास करते थे या उनके प्रति जो लॉयल्टी था उस पर ये लोग जो है क्वेश्चन ये लोग के अंदर उठना शुरू हो गया, क्योंकि ये लोग समझने लगे कि हम लोग नंबर में तो कंट्री का 90% पॉपुलेशन है और हमारे पास रिसोर्स भी कम है, ओनली 60%, 40% लैंड है, हम लोग ज्यादातर नीचे के लोग हैं, फिर भी जो है हम लोग सिर्फ क्यों टैक्स पे करें। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल था वो ये फर्स्ट कैटेगरी का था, थर्ड स्टेट के फर्स्ट कैटेगरी का था, क्योंकि इसमें जो ज्यादातर लोग थे वो थे बिग बिजनेसमैन लोग, जो काफी ज्यादा उस टाइम में नॉर्मल लोग जो थे, बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे, लोग बिजनेस करना, कोई व्यापार करना जो है छोटा काम समझते थे, ये लोग नहीं करना चाहते थे। तो इस टाइम में थर्ड स्टेट के कुछ लोग बिजनेस किए, वो लोग काफी पैसा कमा चुके थे। इसके बाद थर्ड स्टेट के लोग जो थे, अगर अपना इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा करना चाहते थे, उनके पास लैंड नहीं है, तो नेचुरल था उनके पास एक ही ऑप्शन था, एजुकेशन लेना। एजुकेट होकर के वो लोग जो है एजुकेशन के द्वारा ऑफिशियल के रूप में काम करें या क्लर्क के रूप में काम करें, अपना लाइफ चले। इसमें जो है उनका क्या होता था, माइंड डेवलपमेंट हो गया, उनका एजुकेशन आने से उनका माइंड डेवलप, क्योंकि हम जानते हैं एजुकेशन ही कहीं भी रिवॉल्यूशन लाता है। तो जब एजुकेशन आए, लोगों का सोच, थिंकिंग पावर या थिंकिंग एबिलिटी बढ़ा, वो लोगों ने नई चीज तरीके से चीजों को देखना शुरू कर दिया और वो लोगों ने फिर इस सिस्टम के विरुद्ध में आवाज उठाने लगा। और ये लोगों ने इस सिस्टम का ईच स्टेट का 1 वोट का विरोध करने लगा, और जब किंग ने ऑर्डर दिया तो इसके विरोध हुआ। इसके अलावा और कई कारण थे, इनके बारे में हम आगे के टॉपिक में अगले क्लब वीडियोस में जो है आप लोग के पास सिखाएंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने मैंने पढ़ाया आप लोग को, आप लोग जो है इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, वीडियो को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे साथ साथ। अगर पॉसिबल हो तो बुक है तो अच्छी बात है, बुक अगर नहीं है तो पास आप लोग ऑनलाइन पीडीएफ भी एनसीईआरटी का डाउनलोड करके वहां से पढ़ते जाए, नोट्स बनाते जाए और टाइम का प्रॉपर यूज कीजिए घर पे। और थैंक यू।